हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है द वेक्टर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। और इलेक्ट्रोस्टैटिक का आज सेकेंड लेक्चर है और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ को स्टार्ट करते हैं थोड़ा इंट्रोडक्शन के साथ में। एक्चुअली में कूलम्ब्स लॉ जो है वो चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब के द्वारा किया गया एक एक्सपेरिमेंट है जो चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ इंटरैक्शन को एक्सप्लेन करता है इन फॉर्म ऑफ थ्योरी, इन फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स। आप उसको देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये देखेंगे कि चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट की उसको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला। हम लोगों ने 9th क्लास और 11th क्लास में ग्रेविटेशन पढ़ा है। ग्रेविटेशन में एक टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण, जो है चैप्टर का नाम, उसमें टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग उसने कहा कि कोई भी दो बॉडी है, मास m1 एंड मास m2, उसके सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस होता है r, उसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं इन फॉर्म ऑफ मैथ g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इस एक्सपेरिमेंट से कूलम्ब को प्रेरणा मिली, इंस्पिरेशन मिली। उसने सोचा कि न्यूटन ने जहां पर मास रख के एक्सपेरिमेंट किया, मैं उसकी जगह पे चार्ज को रखता हूं। और उसने इस बॉडी को, मास को हटा करके उसने वहां पे पॉइंट चार्ज दिया। और पॉइंट चार्ज रखने के बाद जो एक्सपेरिमेंट किया उसने और जो पाया, उस उन डाटा और उन थ्योरी का हम लोगों को आज अध्ययन करना है। तो उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ में वापस हम लोग आते हैं बैक। अभी हमने देखा कि कूलम्ब को प्रेरणा मिली थी न्यूटन के द्वारा जो प्रयोग किया गया था गुरुत्वाकर्षण का। उस कूलम्ब ने क्या किया, जैसे न्यूटन ने दो जगह मास को रख के एक्सपेरिमेंट की बात की, तो कूलम्ब ने कहा कि दो चार्ज को रखा जाए, Q1 एंड Q2, और दोनों पॉइंट चार्ज होने चाहिए। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होना चाहिए? पॉइंट चार्ज का मतलब है जैसा नाम वैसा काम। ये चार्ज ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा चार्ज होना चाहिए, ऐसा Q1 Q2। इसको पॉइंट चार्ज हम लोग नहीं कह सकते, इसको पॉइंट चार्ज कह सकते हैं। इसको भी पॉइंट चार्ज कहा जा सकता है कब? जब इसकी तुलना में कोई बहुत बड़ा चार्ज हो। लाइक पृथ्वी की तुलना में हमारा बॉडी एक पॉइंट मास है, लेकिन अगर हमारे बॉडी से और किसी दूसरे बॉडी के इंसान से तुलना किया जाए तो मेरा बॉडी पॉइंट मास नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे बॉडी का मास और अर्थ का मास, पूरे पृथ्वी का मास का जब तुलना होगा, तो पृथ्वी की मास की तुलना में मेरा मास पॉइंट मास माना जाएगा। उसी तरह ये चार्ज भी आपका पॉइंट चार्ज कंसीडर किया जा सकता है कब? जब इसकी तुलना में बहुत बड़ा चार्ज रखा जाए, राइट? तो इसको हम लोग कहते हैं। तो पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके। हम लोगों ने दो पॉइंट चार्ज रखा है, Q1 एंड Q2, और इसके बीच का डिस्टेंस लेना है, इसका सेंटर ऑफ मास से लेना है, राइट? दिस इज द सेंटर ऑफ मास, और इसके बीच का ये डिस्टेंस हो जाएगा r। ओके। अब यहाँ पे कूलम्ब ने कुछ बताया। सबसे पहला कंडीशन, चार्जेस कौन से मोड में होनी चाहिए। यहाँ पे अभी जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है तो वैक्यूम का देख रहे हैं, जो कूलम्ब का लिए स्टडी कर रहे हैं वो वैक्यूम के लिए कर रहे हैं। ये आपका फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस कहने का मतलब यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, यहाँ पे हवा भी नहीं है, इसके अंदर से हवा को भी निकाल दिया गया, देयर इज नो मीडियम, ठीक है। अब इसके अंदर में फोर्स का टेस्टिंग होगा। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद उसने जो जो फील किया, जो जो कंडीशन उसको मिला, उस कंडीशन को हम लोगों को बाय थ्योरी स्टडी करना है। फिर उसके अकॉर्डिंग मैथमेटिकल ये क्वेश्चन जो आएगा उसको स्टडी करेंगे। तो उसने क्या क्या किया, इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? according to Coulomb's law, the force of interaction
अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेक्शन? इंटरेक्शन मतलब वहां पे फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी लग सकता है, रिपल्सिव भी लग सकता है। कब अट्रैक्टिव लग सकता है, कब रिपल्सिव, हम लोग फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। जब लाइन चार्जेज होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो दूर भागेगा, रिपेल करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। जब अनलाइक चार्जेज होंगे, जब एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, तो अट्रैक्ट कर जाएगा। ओके, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं, मेंशन कर ही दे रहा है, अट्रैक्शन और रिपल्सन, राइट। तो ये जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, दोनों चार्जों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी काम कर सकता है, रिपल्सिव भी काम कर सकता है। अट्रैक्टिव कब लगेगा, जब अपोजिट चार्जेज होंगे, एक प्लस एक माइनस। रिपल्सिव कब लगेगा, जब लाइक चार्जेज होंगे, माइनस माइनस या फिर प्लस प्लस। ठीक है, गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, किसके बीच में फोर्स लग रहा है भाई, किनके बीच में फोर्स लग रहा है, चार्ज के बीच में, Q1 Q2 के बीच में, ठीक है ना। और ये कैसा चार्ज है, हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, यूनिट कौन सा है हम लोग का, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पे क्या सीखा है, चार्ज कैसा होता है, रेस्ट में होता है या मोशन में होता है, रेस्ट में होता है, राइट, देयर इज नो एक्सेलरेशन। तो बिटवीन जो चार्जेस लगेगा वो कैसा चार्ज होगा, रुका हुआ रहेगा, चलता रहेगा, स्टेशनरी चार्ज होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी point charges, दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, देखिए यहां पे कुछ हाइलाइटिंग वर्ड है, स्टेशनरी मींस रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक को फॉलो कर रहा है, ये वर्ड लिखना यहां पे बहुत जरूरी है कूलम्ब्स लॉ के स्टेटमेंट में, राइट। और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, क्योंकि जरूरी नहीं है हम सिर्फ फोर्स लिखेंगे, तो जरूरी नहीं है कि वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो और रिपल्सिव भी हो सकता है, इसलिए हमने इंटरेक्शन पॉइंट यहां पे दे दिया है। कहने का मतलब है कि वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, बाय द साइन ऑफ द चार्ज। ओके, इसको देखिए यहां पे स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस ईच, ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, वो बिटवीन किसके बीच में, स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के बीच में क्या क्या करेगा, वो इज डायरेक्टली या इज डिपेंड्स ऑन भी लिख सकते हैं, इज डिपेंड्स अपॉन the product of charges, right, and inversely depends upon the square of the distance between them, right। ये जो इंटरैक्टिव फोर्स है किसके बीच में, बिटवीन, यानी मतलब किसके बीच में, टू पॉइंट चार्जेस। कैसे पॉइंट चार्जेस भाई, स्टेशनरी, रुके हुए, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन, फोर्स डिपेंड कर रहा है, ठीक है, किसके बीच में लगने वाला फोर्स, दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स डिपेंड कर रहा है किस पे, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे, एंड इनवर्सली भी डिपेंड कर रहा है किस पे, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। व्हाट इज बिटवीन देम, ये चार्जेस की बात हो रही है, ओके, जो चार्जेस के बीच में दूरी है उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो इस थ्योरी को हम लोग मैथ में लाते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। स्टेटमेंट के बाद हम लोग उसका मैथमेटिकल इक्वेशन में आते हैं, ठीक है। थ्योरी में क्या बोला गया था कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो डिपेंड कर रहा है वो चार्ज के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मैथमेटिकली क्या हो जाएगा गणितीय रूप से, क्या लिखेंगे, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, E denotes electrostatic force. What is the meaning of electrostatic? Charges are in rest. Electrostatic कहने का मतलब है जिस चार्ज के बारे में हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं वो चार्ज कौन से कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में। इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है फोर्स बिटवीन चार्जेस। तो जो चार्ज के बीच में भी लगने वाला बल है वो कैसा बल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। मतलब चार्ज रेस्ट पे है तो उसके बीच में लगने वाला इंटरैक्टिव फोर्स का स्टडी होगा। ये डिपेंड करता है किस पे, चार्जेस के प्रोडक्ट पे, इसके गुणनफल पे, इसके गुणनफल पे
प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, मतलब चार्ज दोनों में से अगर दोनों का मान बढ़ा देंगे गुना होगा तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा। मींस चार्ज का अगर आप मैग्नीट्यूड बढ़ाते हो तो फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर Q1 Q2 में से कोई भी एक बढ़ा हुआ तो ये प्रोडक्ट गुना हो जाएगा, जिसकी वजह से ये बढ़ जाएगा, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसको हम लोग मॉड में लिखेंगे, मॉडुलस में, बिकॉज़ हम लोग को चार्ज के साइन से मतलब नहीं है। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड एक और इक्वेशन है, उसने कहा कि जो इसके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो इनवर्सली डिपेंड करता है, वो इनवर्सली डिपेंड करता है। Fe आल्सो इनवर्सली डिपेंड्स किसके बीच में, इन चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है इसका इनवर्सली डिपेंड करता है इसके स्क्वायर के साथ, राइट। तो दिस इज 1/r, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अच्छा अब एक सवाल है कि फोर्स लगता कहां पे है, ठीक है। ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है। चार्ज 1 चार्ज 2 पे फोर्स लगाएगा इस तरह से, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, राइट। और चार्ज 2 फोर्स, ये चार्ज 2 फोर्स लगाएगा चार्ज 1 पे इधर, ऐसे, इस तरह से। यदि हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये दोनों सेम साइन का है, ठीक है, इसको इधर बनाते हैं ताकि साफ दिखे। ये हो जाएगा फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू के कारण, किसके कारण, 2 के कारण। ओके, और ये फोर्स जो लगता है वो लाइन ज्वाइनिंग पे लगता है। लाइन ज्वाइनिंग मतलब दोनों चार्ज को मिलाने वाले जो स्ट्रेट लाइन है, लाइन सेगमेंट, इसी लाइन पे फोर्स लगेगा। अगर अट्रैक्टिव लगना होगा तो ऐसे लगेगा, रिपल्सिव लगना होगा तो ऐसे लगेगा। अभी जो डायग्राम में फोर्स दिख रहा है वो कैसा फोर्स है, रिपल्सिव। इसका मतलब हम लोगों ने जो चार्ज लिया है वो कैसा लिया है, लाइक चार्जेस, मतलब या तो दोनों प्लस होगा या फिर दोनों माइनस होगा, तभी तो रिपल्सिव का डायरेक्शन है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे, और कहने का मतलब है कि जो लाइन ज्वाइनिंग में लगता है, दोनों के सेंटर ऑफ मास को मिलाने वाला जो लाइन है उसी लाइन पे फोर्स लगेगा। ऐसा नहीं है कि अट्रैक्टिव लग रहा है तो ऐसे लग जाए या ऐसे लग जाए, या रिपल्सिव लग रहा है तो ऐसे ना लगे, एक उधर लग जाए, एक इधर लग जाए, या एक ऐसे लग जाए, ऐसा नहीं है। जब भी फोर्स लगेगा तो इसी लाइन पे लगेगा, चाहे वो आपस में चिपकने वाला आकर्षण बल मींस अट्रैक्टिव फोर्स हो या फिर प्रतिकर्षण बल रिपल्सिव फोर्स हो, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे प्लगिंग इक्वेशन 1 एंड 2, प्लगिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट क्या मिलेगा, Fe proportional to mod Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या मिलेगा हम लोगों को, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो हम लोगों को एक कांस्टेंट मिलेगा, दिस इज नोन एज कूलम्ब्स कांस्टेंट। ओके भाई, हम लोगों ने क्या प्राप्त किया है, हम लोगों को मिला है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज प्रोपोर्शनल टू mod Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा प्रीवियस इक्वेशन में आ चुका है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आना है, राइट। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, दिस कांस्टेंट k से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। हियर mod Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट। k जो कांस्टेंट है इसका कुछ अपना वैल्यू होता है और वो कैसे डिपेंड करता है, हियर k is a constant characteristic, k is a constant characteristic। क्या है k, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इसमें भी आगे कुछ टर्म है। k बराबर जब कूलम्ब ने सॉल्व किया, क्योंकि जब फोर्स का एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो कूलम्ब ने अलग अलग मीडियम में लेकर के एक्सपेरिमेंट किया, तो उसको पता चला कि अलग अलग मीडियम में फोर्स का वैल्यू भी क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। अलग अलग माध्यम में जब चार्ज को रखा तो उसने देखा कि फोर्स भी वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। इसका मतलब उसने चार्ज का डिस्टेंस नहीं चेंज किया, उसने चार्ज का मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज किया, इसका मतलब कोई एक फैक्टर है जो बदल रहा है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। यहां पर उसने ना चार्ज चेंज किया ना उसके बीच का डिस्टेंस चेंज किया, इसका मतलब चेंज कौन सा टर्म होगा, इसके अंदर कुछ है जो कि बदलता है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, ठीक है। तो k इक्वल टू क्या होता है, k इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द फैक्टर, इसको हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस,
ये मीडियम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है। अगर आप कोई दूसरे मीडियम में चार्ज को सेम सिस्टम को ले जाओ ना, दूरी चेंज करो ना, चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज करो, सेम सिस्टम को उठा करके किसी दूसरे मीडियम में, मान लो केरोसिन ऑयल में ले जाओ, आप उसको किसी, आप सरसों के तेल में डाल दो, आप वाटर में डाल दो, अलग अलग मीडियम में डाल दो, तो ना आप डिस्टेंस चेंज कर रहे हो ना आप चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हो, लेकिन बदल कौन रहा है, वहां पे मीडियम के रिस्पेक्ट में बदलेगा ही। ठीक है, तो ये जो चीज है ये बदलता है, दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसके बदलने के पीछे एक फैक्टर है, उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टेड कांस्टेंट, उसका रेशियो हम लोग निकालेंगे इसके बाद में। k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान होता है 9 × 10⁹ 9। अब एक्चुअली में ये कांस्टेंट है तो इसका कुछ यहाँ पे यूनिट भी होगा, हम लोग यूनिट कैसे निकालेंगे, यूनिट निकालने के लिए थोड़ा सा रफ वर्क हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। k का यूनिट निकालना है, r इधर गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा Fe × r², ठीक है, इज इक्वल टू इधर हो जाएगा k, और इनटू में क्या है mod q1 × q2, mod q1 × q2 इनटू में है, बराबर किधर जाएगा, क्या हो जाएगा डिवीजन में आ जाएगा mod q1 × q2, राइट। अब इसके बाद देखो इसका यूनिट कैसे निकलेगा, ये रफ वर्क चल रहा है, ठीक है। फोर्स का यूनिट न्यूटन, r क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर मींस मीटर का स्क्वायर, q1 क्या है चार्ज है, यूनिट क्या होगा कूलम, q2 भी चार्ज ही है, इसका भी यूनिट कूलम, कूलम × कूलम इक्वल टू कूलम का स्क्वायर, हमको यूनिट मिल गया किसका, k का, हमने प्राप्त कर लिया यूनिट किसका, k का। अब इसको यहां पर पुट कर देंगे, k का यूनिट क्या हो गया भाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, हम लोग यहां से इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, फिर इसका फैक्टर लिखेंगे यहां पे, हियर एप्सिलॉन नॉट इज एब्सोल्यूट permittivity of free space, it's also a constant for free space। free space में इसका मान स्थिर रहता है, इसका मान क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 × 10⁻⁻12। अब अगेन वी नीड यूनिट, बिकॉज एप्सिलॉन नॉट एक फिजिकल क्वांटिटी है, और कोई भी भौतिक राशि, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी विदाउट यूनिट का नहीं होता, इसका यूनिट को फिर से फाइंड करना पड़ेगा। अब कैसे इसका यूनिट फाइंड करेंगे, इसका यूनिट फाइंड करने के लिए हम लोग फिर से रफ वर्क करते हैं, हम लोगों को k का यूनिट मिल चुका है, तो यहां से कैसे निकलेगा Fe इज इक्वल टू, ये रफ वर्क चल रहा है, ये आपका रफ वर्क है, Fe इज इक्वल टू क्या है अपने पास k mod q1 q2 by r², राइट। अब Fe इज इक्वल टू k का वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mod q1 mod q2 अपॉन r², ठीक है। r² को हमने इधर गुना कर दिया, या फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आए, बराबर क्या हो गया mod q1 q2 अपॉन r², Fe इधर था वो भी बराबर के नीचे आ जाएगा साथ में। 4 पाई इज अ रियल नंबर, इट्स रियल नंबर, रियल नंबर का कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं होता, आपको सिर्फ एप्सिलॉन नॉट से मतलब है हम लोगों को। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट पुट करिए, q1 का यूनिट कूलम, q2 का यूनिट भी कूलम, कूलम × कूलम, कूलम स्क्वायर, r² मींस मीटर स्क्वायर, Fe मींस फोर्स, फोर्स का यूनिट न्यूटन, और इनटू r का स्क्वायर मींस डिस्टेंस का स्क्वायर मींस मीटर का स्क्वायर। भी आल्सो हमें भी प्राप्त हो गया किसका एप्सिलॉन नॉट का यूनिट, जो कि ठीक k के इनवर्स का यूनिट है, ठीक है। तो यहां पे यूनिट क्या हो जाएगा इसका कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, राइट। इसको यहां तक आप लोग लिख लो। Now equation becomes, now the equation may be written as, हम लोग ऊपर के समीकरण को, ऊपर के इक्वेशन को और कैसे लिख सकते हैं, Fe इज इक्वल टू अपने पास क्या आया था, k का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू mod q1 q2 अपॉन r², अब इतना ही बराबर क्या, ये पूरा टर्म k माना गया है शॉर्ट के लिए, k mod q1 q2 अपॉन r², ये हो गया। अब कूलम्ब्स लॉ का कुछ हम लोग को प्रॉपर्टी देखना है,
तो क्या क्या देखेंगे, इसका कुछ कुछ प्रॉपर्टी हम लोग को सीखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ, ऐसा कोई भी फोर्स का इक्वेशन जो उसके रेडियल डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इसको मैथमेटिकली कैसे ब्रैकेट में लिखेंगे, Fe proportional to 1 upon r square. This equation is known as inverse square law. Okay. Second, Coulomb's force is example of सेंट्रल फोर्स फील्ड, राइट। कूलॉम का जो बल है, जो फोर्स लगता है दोनों चार्जों के बीच में, वो फोर्स सेंट्रल फोर्स फील्ड कहलाता है। सेंट्रल फोर्स फील्ड हर उस फील्ड को कह सकते हैं जब फोर्स पार्टिकल के लाइन ज्वाइनिंग पे लगता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड इज आल्सो एग्जांपल ऑफ सेंट्रल फोर्स फील्ड, ठीक है। ये दो इसका प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। आप इसको लिख लो, और यहां पे आप एक चीज और मेंशन कर सकते हो, the force of interaction between point charges is directed on the line joining between them, means जो चार्ज के बीच में लाइन है, सेंटर ऑफ मास को मिलाते हुए जब भी फोर्स काम करेगा तो इसी लाइन पे काम करेगा, ठीक है। इस ऑब्जेक्टिव के पैटर्न पे थोड़ा चलते हैं। यदि चार्ज का मैग्नीट्यूड हाफ कर दिया जाए, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डबल कर दिया जाए तो नया फोर्स कितना होगा, या फिर चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल कर दिया जाए, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हाफ कर दिया जाए तो फोर्स कितना होगा, इस तरह से रिलेटेड जो भी सवाल है, तो हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव स्किल के लिए फॉर्मूला डिराइव करके रखते हैं, और ये बोर्ड एग्जाम में, सीरीज एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये लगातार पूछता है। तो सवाल इस तरह से हो सकता है, आप मान लो कि प्रीवियस स्टेज पहले कंसीडर करते हैं, राइट। प्रीवियस स्टेज, हमारे पास पहले की परिस्थिति क्या है, हमारे पास पहले की परिस्थिति क्या है, Q1 है अपनी जगह पे, Q2 है अपनी जगह पे, और इनके सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस लिया गया है, राइट। ये R है एक्चुअली में, इसके बीच, और ये वैक्यूम में है, तो इसके बीच में फोर्स कितना काम करेगा, F is equal to K mod Q1 Q2 upon R square। ये आपका प्रीवियस स्टेज है। अभी फाइनल स्टेज क्या हो गया है, फाइनल स्टेज में क्या बोलता है, चेंज कर दिया। फाइनल स्टेज में इसको कर दिया Q डैश, Q2 डैश, और डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस मान के चलो कि R ही है आपका, ठीक है। डिस्टेंस आपका R है जितना पहले था, सिर्फ डिस्टेंस चेंज नहीं किया, लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया। ये Q1 था, देखो Q डैश कर दिया, Q2 था, Q2 डैश कर दिया। अब ये Q1 Q2 डैश क्या है, यहाँ पे दिया है Q1 डैश बराबर Q1 बाई n, ओके, एंड Q2 डैश बराबर Q2 बाई n। अब क्या हो जाएगा, थोड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है इसको। नया फोर्स जो होगा Fe डैश, जो नया फोर्स होगा आपका Fe डैश, वो कैसे निकलेगा, K mod Q1 डैश इंटू Q2 डैश, ये Q1 डैश इंटू Q2 डैश होगा, Q1 डैश
इंटू क्यू टू डैश बाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, क्यू वन डैश का मान कितना है, क्यू वन बाई एन, क्यू टू डैश का भी मान कितना है, क्यू टू बाई एन और अपॉन आर स्क्वायर, राइट। 1 बाई एन इंटू 1 बाई एन इक्वल टू 1 बाई एन का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, k इंटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर और नीचे n का स्क्वायर, n इंटू n क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा 1 बाई एन स्क्वायर, n यहाँ पे। अच्छा आप देखो इसमें ये जो n स्क्वायर यहाँ पे आया है, ये पूरा जो टर्म है, ये पूरा टर्म आपका पहले वाले से कनेक्टेड है ना, प्रीवियस स्टेज से है ना, तो इस टर्म को हम लोग Fe लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, Fe बराबर k q1 q2 by r स्क्वायर, तो k q1 q2 by r स्क्वायर इक्वल टू Fe, तो हमारे पास नया फोर्स कितना हो जाएगा, देयरफॉर Fe डैश इज इक्वल टू Fe by n स्क्वायर। ये ऑब्जेक्टिव का आपका सीधा न्यूमेरिकल का फॉर्मूला निकल गया। अगर सवाल बोल देगा कि किसी चार्ज को हाफ कर दिया जाए लेकिन डिस्टेंस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाए, डिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट, तब नया फोर्स क्या होगा, तो दोनों चार्ज को हाफ कर दिया, q1 था पहले, अब q1 by 2 और q2 by 2, n बराबर 2 हो गया, सीधा यहाँ n का वेक्टर डालेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, तो नया फोर्स Fe by 4 पहले फोर्स से 1 by 4 टाइम डिक्रीज हो गया, ठीक है, इसको आप लिख दो। अगर ऐसा कंडीशन दे दे कि पहले अपने पास q1 था और इसके बीच में डिस्टेंस r था और ये q2 था, तो इसके बीच में फोर्स कितना लग रहा था, k mod q1 q2 by r स्क्वायर। अगर ऐसा सिचुएशन दे दे कि q1 q2 जो है इसको भी 1 by n टाइम कर दे और r को भी 1 by n टाइम कर दे, देन व्हाट विल बी हैपन, हम लोग देखेंगे तब क्या होगा। और ये आपका फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज में क्या करता है कि अगर चार्ज को कर दिया q1 by n, ओके, और डिस्टेंस भी कितना कर दिया r by n, ठीक है, और q2 को भी कितना कर दिया q2 by n। अब नया फोर्स क्या होगा, सो निकालना है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा अच्छा ये सब सवाल देता है। तो नया फोर्स को हमने मान लिया Fe डैश, Fe डैश इज इक्वल टू k, q1 की जगह पे क्या हो जाएगा q1 by n, हमने यहाँ लिख देना है q1 by n इनटू q2 की जगह पे क्या हो जाएगा q2 by n, q2 by n अपॉन r की जगह पे क्या लिखना है r by n, ये पूरे का होल स्क्वायर। इतना बराबर क्या हो जाना है, इतना बराबर आप देखो इधर k 1 by n इंटू 1 by n, 1 by n स्क्वायर, इसको बाहर निकाल देंगे हम लोग, q1 q2 ये रह जाएगा और इनटू में इसका 1 by n स्क्वायर रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे इनटू में 1 by n स्क्वायर रह जाना है, r का होल स्क्वायर r स्क्वायर होगा एंड n का स्क्वायर नीचे n स्क्वायर, ये n स्क्वायर कहाँ जाना है ऊपर, ये ऊपर जाएगा, n स्क्वायर कैंसिल। अब देखो Fe डैश, Fe डैश, तो Fe डैश इज इक्वल टू k mod q1 q2 इनटू क्या है अपना 1 by n स्क्वायर और नीचे r स्क्वायर, और नीचे का n स्क्वायर कहाँ जाएगा, ये ऊपर में चला जाएगा, राइट, तो ये n स्क्वायर ऊपर जाएगा, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल। अब देखो आपके पास क्या बचा, आपके पास जो इक्वेशन बच रहा है वो बिल्कुल Fe वाला है, पुराना वाला, पहला वाला, प्रीवियस स्टेज वाला। इसका मतलब जो नया फोर्स है क्या वो चेंज हुआ, नहीं, आपने डिस्टेंस को भी चेंज किया है और चार्ज को भी चेंज किया, लेकिन सबका एक ही रेशियो है 1 by n। तो अगर आपको ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मिले कि जिसमें चार्ज को भी 1 by 2 कर दे, डिस्टेंस को भी 1 by 2 कर दे, या चार्ज को दोनों को 1 by 4 कर दे, डिस्टेंस को भी 1 by 4 कर दे, मींस नीचे का जो n रेशियो है वो सबका सेम होना चाहिए, और फिर पूछेगा कि नया फोर्स कितना होगा, तो इसका मतलब नया फोर्स चेंज नहीं होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं Fe डैश इक्वल टू इतना बराबर क्या है, इतना बराबर मेरे पास Fe है, फोर्स रिमेन सेम, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग फोर्स रिमेन
सेम, या दूसरी भाषा में लिख सकते हैं कि फोर्स चेंज नहीं हुआ, अपना लैंग्वेज है जैसा भी लिखो, ठीक है। इसको लिखो, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा अच्छा है, इसको मेंशन कर दो। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और वेक्टर एकेडमी के यूट्यूब चैनल से बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 2 दिया है आपको, और इसमें कूलम्ब्स लॉ वैक्यूम फॉर्म में है, और हमें अभी मीडियम में भी करना है, हमें इसका वेक्टर फॉर्म भी करना है, इसमें हमने न्यूमेरिकल भी करना बाकी है। और हमने आज ऑब्जेक्टिव स्किल के लिए आपको थोड़ा सा बताया कि डिस्टेंस और चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ में रेशियो वाइज कैसे चेंज करेंगे तो रिसेंट का फोर्स कैसे बदल जाएगा। आप इसको और भी अपने तरीके से डाटा चेंज करके बना सकते हो। तो वेक्टर एकेडमी के साथ में लगातार जुड़े रहने के लिए, और आगे का जो फिजिक्स का वीडियो है क्लास 12 और बीएससी का, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स का वीडियो जल्द ही डाला जाएगा, तो इससे बने रहने के लिए आप चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।